Hello everyone, welcome to Pharmize. This is a channel which includes the topics which we study in our syllabuses of pharmacy courses. If you like my videos and find it helpful, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Okay, so today we are going to start with drug stability. This is a topic which you will find in your portions of fourth semester in B Farm, also in your M Farm. Okay, so this is a common topic and an important, very important topic in pharmaceutics chapter. Pharmaceutics actually subject, my mistake. Okay, so let's start. First, we will begin with the definition. Okay, so as you can see in your screen, drug stability is defined as the ability of pharmaceutical dosage form to maintain the physical, chemical, therapeutical, and microbial properties during the time of storage and uses by the patient. So, let me explain in Hindi. ड्रग स्टेबिलिटी क्या होती है? किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को जब हम प्रिपेयर करते हैं, कोई भी मेडिसिन जब प्रिपेयर होता है, ओके, वो चाहे किसी भी फॉर्म का हो, किसी भी डोजेस फॉर्म मीन्स चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, एनी काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म में वो रहे, ओके। बेसिकली हम इसमें क्या देखते हैं, ड्रग स्टेबिलिटी स्टडी करना मीन्स हम देखते हैं जब भी वो ड्रग प्रिपेयर होता है, ओके, सो उसका अपना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी आप जानते होंगे उसका कलर, अपीयरेंस, ओडर, etc. Okay, next is chemical properties. Chemical properties में जितने भी उसके chemical natures है, okay, that comes under chemical properties. Next, therapeutical properties. Therapeutical properties means clinical response. जब हम उस मेडिसिन को लेंगे तो वो किस तरह का क्लिनिकल रेस्पॉन्स देगा हमारे डिजीज को क्योर करने के, कितने टाइम में क्योर करेगा, कितना डोज लेना पड़ेगा, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज यानी हर ड्रग्स का अपना एक एबिलिटी होता है, एक पावर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का, ठीक है, जिससे कि जो एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उससे अटैक करके डिस्ट्रॉय ना कर सके। बट क्योंकि ये किसी तरह का एक केमिकल ही है तो ये लाइफ टाइम तो ऑब्वियसली चारों प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, ये किसी शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू करेगा। एंड देन क्या होगा, आफ्टर अ टर्म ऑफ पीरियड और अ टाइम ऑफ पीरियड उसका चारों प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो जब तक ये चारों तरह से, जब वो फिजिकली, केमिकली, थेराप्यूटिकली एंड माइक्रोबियल, ये चारों वे में जब तक वो पूरी तरह से 100% दे तब तक ही हम उसे कंप्लीटली स्टेबल मानेंगे। अगर वो चारों में से किसी भी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा भी परसेंट वाइज डिक्रीज कर जाए, इट मीन्स तब वो स्टेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट एनी फूड और एनीथिंग, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अ ड्रग। सो ड्रग के मामले में हम किसी भी तरह का चांसेस नहीं ले सकते हैं अगर उसमें किसी भी तरह का प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है। ओके, सो अ ड्रग इज ओनली स्टेबल until and unless its four properties, that is physical, chemical, therapeutical and microbial properties, are in a constant state which was in the original phase। मतलब जब उसे बनाया गया था उस टाइम जिस तरह से वो था उसी टाइम, सॉरी, उसी फेज में, उसी स्टेट में जब तक वो रहे तब तक उसे हम स्टेबल मानेंगे। ओके, next we move to chemical kinetics. As you can see on the screen, it is the study of rate of chemical changes taking place during chemical reaction. Okay, so I am explaining this in Hindi. So chemical kinetics में हम क्या स्टडी करते हैं, जो रेट ऑफ द रिएक्शन, जिस रेट के साथ रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल चेंजेस जो हो रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, सो उसे जितना वक्त लग रहा है और पर यूनिट टाइम वाइज वो कितना कंसंट्रेशन उसका
चेंज हो रहा है, ओके, ऑल दैट द रेट मीन्स पर यूनिट टाइम में कितना कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और कितना प्रोडक्ट, अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कितना प्रोडक्ट रिटर्न आपका रिएक्टेंट में वापस आ रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम ड्रग स्टेबिलिटी और ड्रग के केस में हम केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ड्रग्स हमारे बॉडी में जाता है तो वहाँ पे कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी नहीं होता है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो ड्रग्स हमारे बॉडी में जाकर डिग्रेड ही करता है। ड्रग एक रिएक्टेंट है, हमारे बॉडी के एंजाइम्स उसके साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, एंड देन ड्रग एंड हमारे बॉडी के रिएक्टेंट्स मिलकर एक अलग तरह का प्रोडक्ट देता है, जिसके वजह से जो ड्रग है वो एक्सक्रीट करता है, ओके, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है या फिर हमारे बॉडी में अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करते हैं, ओके। सो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एंजाइम्स वापस से जो डिस्ट्रॉयड ड्रग मॉलिक्यूल्स है उसको वापस से ड्रग के रूप में कभी कन्वर्ट किया हो, ओके। सो केमिकल काइनेटिक्स का यहाँ पर रोल जस्ट सिंपल रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है उस पर है, रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है, ओके। सो इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन। You can see in the screen it is written, the velocity with which a reactant or product undergoes chemical change is known as rate of reaction. What does it mean? जिस स्पीड या जिस वेलोसिटी के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में केमिकल चेंजेस आता है, मीन्स आपका रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो जब तक वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, रिएक्टेंट में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते रहता है और बनने वाला प्रोडक्ट में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते रहता है, जब तक प्रोडक्ट कंप्लीटली बन ना जाए, जब तक रिएक्टेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इन केस ऑफ ड्रग वी कैन से, जब तक ड्रग जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म से डिग्रेड ना करने लगे और हमारे बॉडी में जाकर जिस तरह का वो फॉर्म लेता है वो फॉर्म कंप्लीटली जब तक ना बन जाए, ओके। सो तब तक जिस स्पीड के साथ उसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसी स्पीड को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ स्पीड नहीं है वेलोसिटी लिखा हुआ है, सो यू मस्ट नो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई आई एम यूजिंग व्हाई इन pharmacy, here it is used as not we are using the word speed, we are using velocity, why? So let me tell you one thing, आप लोगों को पता होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते, बट वेलोसिटी में या वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मेंशन होता है। आपका रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की डायरेक्शन में मूव करता है ना। प्रोडक्ट क्या होता है, आप जब रिएक्शन लिखते हो तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है ना, उसका रिएक्शन का एक डायरेक्शन होता है ना, हमारे बॉडी में भी उसका एक डायरेक्शन है ना चेंज होने का। रिवर्सिबल तो नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं है ना कि वो फॉरवर्ड मूव करने के प्लेस पे वो बैकवर्ड मूव करके आए एनी टाइम। सो उसका एक डायरेक्शन भी होता है, जिस वजह से हम स्पीड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, वी यूज द टर्म एज वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट, order of reaction. So what is order of reaction? As you can see in the screen, it is written, it is defined as the manner in which the rate of reaction varies with the concentration of the reactants, okay. So let me explain this in Hindi. It means जो रिएक्शन का रेट है, ठीक है, जिस स्पीड से रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बदलने से। मीन्स कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो कि आपका एक कांस्टेंट रेट पे ही चलता रहेगा, स्टार्टिंग से ही मान लीजिए कि वो 1 मिनट में 1 mg रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इन 1 मिनट 1 mg, ओके, 1 मिनट पर 1 mg पर मिनट इसका रेट होगा, ओके। बट कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हो सकते हैं जिसमें क्या होगा, रिएक्टेंट जब स्टार्टिंग में आपका रहता है ज़्यादा, ओके, हम तो ऑब्वियसली एक कंसंट्रेशन अमाउंट पहले ही लेते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब वो ज़्यादा रहता है तब आप देखोगे कि रिएक्शन स्पीड में चल रहा है, ठीक है,
फास्टली हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्टेंट घटते जा रहा है, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अमाउंट घटते जा रहा है, अमाउंट घट रहा है, वैसे वैसे क्या होता है, रिएक्शन स्लो होने लगता है। ओके, तो बहुत टाइप्स के रिएक्शन होते हैं जिसको आप लोग यहाँ इस चैप्टर में फॉरवर्ड आप पढ़ोगे। ओके, आप लोगों को पता चलेगा। सो दिस इज द थिंग कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिस वे से वो रिएक्ट करेगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उस वे को हम कहते हैं, उस मैनर को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, सेल्फ लाइफ। ओके, as you can see in the screen, self life, it is defined as the time required for the concentration of the drug to decrease by 90% of its original concentration. Okay, it's very easy, so let me explain this in Hindi. जो भी ड्रग का कंसंट्रेशन है, ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल कंसंट्रेशन को हम 100% मानते हैं, ठीक है, तो उस 100% में 90% तक वेस्ट हो जाना, यानी कि ड्रग को हम लिए, मान लीजिए 500 mg का हम पैरासीटामोल लिए, 500 mg का पैरासीटामोल में आपका 90%, उसका 90% डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, उसका जस्ट 10% बचा, तो डिस्ट्रॉय होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उतने टाइम तक जब तक वो सरवाइव कर रहा है, उसका 90% डिस्ट्रॉय होने तक, जितना देर वो आपका सरवाइव कर जाए, यानी कि आपके 500 mg में जब आपका बॉडी 450 mg एब्जॉर्ब कर ले, तो 450 mg एब्जॉर्ब करने तक जितना टाइम लग रहा है, वो उस ड्रग का सेल्फ लाइफ होता है। ओके, मीन्स वो ड्रग उतना तक सस्टेन कर सकता है हमारे बॉडी में, ठीक है, उतनी देर तक सस्टेन कर सकता है, दैट इज सेल्फ लाइफ। ओके, similar to this is half life. What is half life? It is defined as the time required for the concentration of the drug to decrease by 50% of its original concentration. So, again I am explaining in Hindi. Similar to self life, half life में भी वैसा ही है, हम ड्रग को जितना अमाउंट में लिए उसका हाफ डिस्ट्रॉय होने तक, उसका हाफ हमारे बॉडी में डिसइंटीग्रेट या फिर आपका कह सकते हैं कन्वर्ट होने में, ठीक है, बायोमोलिक्यूल रिएक्शंस के द्वारा कन्वर्ट होने में, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्टेड होने में या डिस्ट्रॉय होने में, डिसइंटीग्रेट होने में, डिग्रेड होने में, एनीथिंग यू कैन से, होने में जितना वक्त लगता है उसके हाफ कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल 500 mg का पैरासीटामोल में इफ 250 mg पैरासीटामोल हमारा डिस्ट्रॉयड हो जाता है, 250 पैरासीटामोल हमारा लेफ्ट ओवर है, तो उस 250 mg को डिस्ट्रॉय होने में कितना वक्त लगा, तो जितना वक्त लगता है, जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ, वो उसका हाफ लाइफ है। मीन्स उसका हाफ लाइफ कहने का मतलब ये होता है कि वो आधा उसका एंड होने तक वो सस्टेन कर पा रहा है, दैट इज इट्स हाफ लाइफ। ओके, next is molecularity of the reaction. What is molecularity of the reaction? The molecularity of a reaction is the number of molecules engaged in the reaction. Okay, कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन होते वक्त कितना सारा मॉलिक्यूल्स वहां इन्वॉल्व हो रहा है, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आप मान लीजिए 1 कार्बन एटॉम, ओके, 1 ऑक्सीजन एटॉम। फॉर एग्जाम्पल जब वाटर बनता है तो क्या होता है, हम 2 हाइड्रोजन एटॉम लेते हैं एंड 1 ऑक्सीजन एटॉम लेते हैं, ओके, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटॉम, जो मिलकर आपका H2O बनता है। ओके, सो उस टाइप के रिएक्शंस को हम कहेंगे, आप यहाँ मूव करते हैं, उस टाइप के रिएक्शंस को हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ओके, सो बेसिकली हमारा जो रिएक्शंस होता है वो या तो यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर और टरमॉलिक्यूलर ही होता है। बेसिकली हम इस 3 टाइप्स में उसे देख सकते हैं। ओके,
So uni by a termomolecular if 1, 2 or 3 chemical species are involved in the reactions. So you can see unimolecular क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट A है और उसका मॉलिक्यूल भी सिर्फ एक ही है. So जिससे हमारा प्रोडक्ट A हमारा रिएक्टेंट है, जिससे हमारा प्रोडक्ट B प्लस C, ये फॉर एग्जाम्पल है. कोई एक भी प्रोडक्ट बन सकता है. आपके लिए जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट भी आपका 2, 4, 3 प्रोडक्ट्स निकले. A कैन गिव जस्ट अ प्रोडक्ट B और A कैन गिव B प्लस C, ओके, और B प्लस C प्लस D, एनीथिंग, ओके. सो यहाँ पे आपका यूनिमोलिकुलर, वाई, बिकॉज वन मॉलिक्यूल्स A का जस्ट वन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, दैट इज यूनिमोलिकुलर. बाइमोलिकुलर, यू कैन सी व्हाट इज बाइमोलिकुलर. A प्लस B, दो मॉलिक्यूल्स है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल A, एक मॉलिक्यूल B है, ओके, which is giving, for example, that is written giving a product C plus D, or you can say C D E or just C, okay. और 2A, ये भी बाइमोलिकुलर ही कहलाएगा. वाई 2A, यहाँ पर एक ही स्पेसिस है, एक ही मॉलिक्यूलर स्पेसिस है, बट उनका दो मॉलिक्यूल्स लिया गया. मॉलिक्यूलर स्पेसिस दो नहीं है, एक ही है, ए है सिर्फ, बट हम ए का ही टू मॉलिक्यूल्स को लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग 2 हाइड्रोजन, सो दैट विल बी सेड एज बाइमोलिकुलर, ओके, जिससे आपका C प्लस D और B प्लस C, एनीथिंग यू कैन जस्ट राइट, ओके. नेक्स्ट इज टर्मोलिकुलर. टर्मोलिकुलर में आपके 3 मॉलिक्यूलर स्पेसिस होंगे, या फिर आपके 2 मॉलिक्यूलर स्पेसिस हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूलर स्पेसिस हो सकते हैं, बट मॉलिक्यूल्स 3 होने चाहिए. जैसे कि A B C, तीन मॉलिक्यूलर स्पेसिस है, तीनों के एक एक मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, ठीक है. और यू कैन सी A प्लस 2B, जिसमें आपका एक मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूलर स्पेसिस है, जिसमें से कि एक मॉलिक्यूलर स्पेसिस का दो मॉलिक्यूल्स लिया गया है, ओके. और 3A, सिर्फ एक मॉलिक्यूलर स्पेसिस है, बट एक मॉलिक्यूलर स्पेसिस का ही 3 मॉलिक्यूल्स को लिया गया है, ओके. नाउ वी कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके. व्हाई वी स्टडी ड्रग स्टेबिलिटी. ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में हम पढ़ते क्यों हैं? To ensure that the patient receives the correct dose of a drug, okay. The rate of degradation of drug must be known irrespective of the form it is carried in, that is either solution, suspension, tablet or capsule, etc. This degradation is chemical in nature, so an effective and efficient study of this reaction requires the application of kinetic principles. Kinetics deals with the stability of drugs and also helps to examine the rate of reaction involved in degradation. Okay? जब भी हम डोज बनाते हैं, हमें डोज बनाने के लिए जरूरत है कि हम पहले जाने कि उसका डिग्रेडेशन रेट क्या है, ओके. जितना स्पीड में वो डिग्रेड कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमें बुखार होता है, बुखार को ठीक होने में 1 आवर लग सकता है, तो 1 आवर तक जो भी मेडिसिन हम ले, हमें देखना हो कि वो मेडिसिन 1 आवर तक हमारे बॉडी में सस्टेन कर सके, ओके. 1 आवर तक हमारे बॉडी में सस्टेन कर सके, तभी तो वो फीवर को ठीक कर पाएगा. सो क्या करना है, तो हम उसी अकॉर्डिंग ही, फॉर एग्जाम्पल कॉमनली तो हम पैरासीटामोल ही लेते हैं ना, तो मान लीजिए हम पैरासीटामोल को लेते हैं, तो उसका डोज कितना होना चाहिए, हम उसी के अकॉर्डिंग लेंगे. पहले हम ये देखेंगे कि पैरासीटामोल कितना जल्दी हमारे बॉडी में डिसइंटीग्रेट होता है, डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो यानी कि डिग्रेड होना, यानी पैरासीटामोल मॉलिक्यूलर स्पेसिस जो पैरासीटामोल का है वो टूट कर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि वो हमारे बॉडी में और थेराप्यूटिकली यूजफुल नहीं रहेगा, वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, ओके. सो हम उसके अकॉर्डिंग ही उसका डोज डिजाइन करेंगे, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय होने तक कम से कम 1 घंटा उसे जरूर लगे डिस्ट्रॉय होने में. तो हम क्या करेंगे, मात्रा बढ़ा देंगे, ज्यादा मात्रा देंगे तो वो धीरे 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 जिस रेट से होता है, एटलीस्ट वो 1 आवर सस्टेन कर जाएगा हमारे बॉडी में, ओके. सो करेक्ट डोज डिजाइनिंग के लिए हमें रेट ऑफ डिग्रेडेशन जानना मस्ट होता है, ओके. उसका फॉर्म हम बाद में सोचते हैं, ठीक है, फॉर्म पर हम नहीं कंसंट्रेट करते. फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रूड ड्रग है
API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसी को देखते हैं, चाहे वो किसी भी डोजेस फॉर्म में हो, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, टैबलेट और कैप्सूल, एनीथिंग। ओके, और ये डिग्रेडेशन जो होता है वो केमिकल नेचर का होता है। सो बिकॉज वो केमिकल नेचर का होता है तो इसके रिएक्शंस को जानने के लिए हमें काइनेटिक्स, विच आई टोल्ड यू, केमिकल काइनेटिक्स को जानना जरूरी है। केमिकल काइनेटिक्स एंड काइनेटिक प्रिंसिपल्स को जानना यूजफुल होगा। ओके, क्योंकि काइनेटिक्स से हमें पता चलेगा ड्रग स्टेबल है, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी कंडीशन कितना है और किस तरह का रेट ऑफ रिएक्शंस उसका है एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, जिससे कि हमें उनके डिग्रेडेशंस का पता चलेगा। एंड बेसिकली द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस the drug can go through is zero order, first order, second order, pseudo zero order, and pseudo first order. Hope you all like the videos, okay, and find it useful. Thank you. Next video I will teach you more further about this topic. Thank you all.